बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जियोपॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ी न्यूज़ है कि म्यांमार में फ़ौज ने तख्ता उलट दिया है और उधर की जो हेड ऑफ स्टेट हैं सूची, उनको डिटेन कर लिया है, यानी कि उनको जेल में बंद कर दिया है और 1 साल की एमरजेंसी लगा दी है। तमाम दुनिया की अखबारात, इसके अलावा इंटरनेट और सोशल मीडिया पर ये र्यूमर्स हैं कि इसके पीछे चाइना है। तो हम इसी चीज़ को एनालाइज करेंगे कि आखिर ये तख्ता क्यों उल्टा गया और उसके अलावा उसकी क्या वजूहात थी और क्या इसके पीछे चाइना है। अगर चाइना है तो चाइना के मफादात क्या हैं। सबसे पहले आपको बताएं कि म्यांमार का पुराना नाम बर्मा है। ये 1948 में आज़ाद हुआ और 1962 से लेकर 2010 तक तकरीबन इसमें फ़ौज का कब्जा रहा, यानी कि मार्शल लॉ लगा रहा। इसमें बेसिकली हुआ ये था कि इलेक्शन हुए नवंबर 2020 में। उसमें फ़ौज ने जो हेड ऑफ स्टेट है सूची, उन पर इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने 90 लाख के वोट्स में धांधली की है, इरेगुलरिटीज़ सामने आई हैं। तो सूची ने 476 सीट में से 396 सीट्स को उन्होंने हासिल कर लिया और वह हुकूमत बनाने लगी थी और 1 फरवरी को उन्होंने अपनी पार्लियामेंट में उन्होंने ज्वाइन करना था। तो उसी दिन फ़ौज ने तख्ता उलट दिया और कब्ज़ा कर लिया और इल्ज़ाम ये लगाया कि इलेक्शन में बहुत बड़े पैमाने पर इरेगुलरिटीज़ हुई हैं, धांधली हुई है। बेसिकली इनकी जो इलेक्शन सिस्टम है उसमें जो 25% या 1/4 कोटा होता है वो फ़ौज का होता है, यानी कि आर्मी के जनरल जो होते हैं वो भी सियासत में हिस्सा लेते हैं, यानी कि 25% हिस्सा जो है वो आर्मी का होता है। और इसमें जो सूची की पार्टी है वो NLD पार्टी कहलाती है। और बेसिकली आपको बताते चले कि जो बर्मा है म्यांमार, इसके जो बॉर्डर्स हैं वो भारत, बांग्लादेश, चाइना और थाईलैंड के साथ मिलते हैं। ये आगे आपको जाकर बताएंगे कि इसकी बहुत अहमियत है। म्यांमार में बेसिकली कोई प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट का ओहदा नहीं होता, उधर स्टेट काउंसिल का ओहदा होता है जो कि सूची थी। तो सूची बेसिकली जो स्टेट काउंसलर थी और 2012 से म्यांमार को चला रही थी। सूची के बारे में ये है कि हिस्ट्री कि इन्होंने 2016 से लेकर अब तक इन्होंने रोहिंग्या के मुसलमानों पर बेहद जुल्म किए, बहुत उनका कत्लेआम किया, उनका जेनोसाइड किया, जिस पर इन पर पाबंदियां भी लगाई गई। लेकिन इनको कहा जाता है कि ये वेस्ट की डार्लिंग है, यानी कि इनके पीछे अमेरिका, इसराइल और पूरा यूरोप है जो उनको सपोर्ट करता था। लेकिन अब सवाल ही पैदा होता है कि ये कू क्यों हुआ, ये तख्ता क्यों उल्टा गया। देखिए, तमाम जो एक्सपर्ट्स हैं, तमाम जो बाहर की अखबारें हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स से लेकर गार्डियन और भी दूसरी न्यूज़ पेपर्स हैं, वो ये कह रहे हैं कि इसके पीछे चाइना है। देखिए, हमारी भी हम्बल ओपिनियन में इसके पीछे बिल्कुल चाइना है। उसकी वजह यह है, देखिए इस वक्त अमेरिका की सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी चाइना को सुपर पावर बनने से रोकना है। और चाइना तभी सुपर पावर बनेगा कि अगर इसका अल्लाह ना करे कि CPEC, ओबोर या BRI का प्रोजेक्ट रुक जाए, उसको तबाह किया जाए। उसके लिए अमेरिका ने भारत को डिप्यूट किया हुआ है कि वो चाइना को डिस्टेबलाइज करे, यानी कि अपने इन ममालिक के साथ मिलकर, जिसमें म्यांमार, श्रीलंका, नेपाल और भी दूसरे ममालिक हैं। ये म्यांमार का जो बर्मा है, इसकी सरहदें भारत, चाइना के साथ भी मिलती हैं। अब ये है कि चाइना ने इसके साथ इकोनॉमिक कॉरिडोर का प्रोजेक्ट बना रहा है। चाइना के वहाँ 38 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। ये उसी तरह है कि जिस तरह पाकिस्तान में CPEC बन रहा है कि पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसी तरह म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर चाइना बना रहा है म्यांमार के साथ मिलकर, यानी कि तिजारत को उसको भी शामिल किया है। तो चाइना के लिए इतना अहम है, ये पॉसिबल ही नहीं है। चाइना की हिस्ट्री से साबित होता है कि चाइना की जहाँ पर इन्वेस्टमेंट होती है, चाइना उसके लिए पूरी दुनिया के साथ जंग लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। आप देखिए कि भारत ईरान को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करता था, दहशतगर्दी करवाता था और CPEC को नुकसान पहुंचाने के लिए वो तमाम कोशिशें करता था। तो क्या हुआ कि चाइना ने बड़े आसानी से और बड़ी हिकमत अमली से भारत को चाबहार पोर्ट, ईरान की चाबहार पोर्ट से उठाकर बाहर फेंक दिया और ईरान में $400 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है, कि जो कि इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट है कि पूरा ईरान ही खरीद लिया है। इसी तरह श्रीलंका में चले जाए तो क्या हुआ
कि चाइना ने वहाँ की पोर्ट्स को भी खरीद लिया। अब ये म्यांमार है कि चाइना के लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि चाइना ने जिस तरह लद्दाख में भारत की फौज को वहाँ से भागने पर मजबूर कर दिया, इसी तरह चाइना अब म्यांमार में अपनी बेसिस बना रहा है, अपने डिफेंस सिस्टम इधर लगा रहा है। और इसका दूसरे अल्फाज में ये मतलब है कि भारत को हर तरफ से घेरा जा रहा है और आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में भारत के लिए बहुत मुश्किल हो रही है। भारत के टुकड़े टुकड़े बहुत नज़दीक दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि भारत अमेरिका और इसराइल के हाथों खेलकर चाइना के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा था, पाकिस्तान के सीपैक के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा था। नाज़रीन, आपको इधर एक बात बहुत इंपॉर्टेंट बताते चलें, अमेरिका इसराइल को इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं कि भारत तरक्की करता है या नहीं करता। वो सिर्फ भारत को एक बॉम्ब के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं कि जो सीपैक, ओबोर और चाइना के दूसरे प्रोजेक्ट्स पर वो फेंकना चाह रहे हैं। और इससे उनको कोई गर्ज नहीं कि भारत तबाह होता है या तरक्की करता है। लेकिन भारत के कम अकल प्राइम मिनिस्टर मोदी को ये समझ नहीं आ रही बात, और वो अपने भारत को इंतहा पसंदी की बुलंदियों पर लेकर जा रहा है, जिसका नतीजा सिर्फ और सिर्फ यही होगा कि भारत तबाह बर्बाद हो जाएगा। और हमारी नज़र में जो एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं कि भारत का मुस्तकबिल बहुत तारीक है, भारत दुनिया की तीसरी बड़ी मईशत बनने के ख्वाब देख रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। उनकी फिगर्स बिल्कुल झूठी हैं, उनके एक्सपर्ट झूठी फिगर्स दे रहे हैं। तो भारत को अपनी फ़िक्र करनी चाहिए, उसको तमाम जो हमसाय ममालिक हैं, ख़ासकर पाकिस्तान, ईरान, चाइना, इनके साथ हाथ मिलाकर उसको आगे बढ़ना चाहिए और अमन का सबक देना चाहिए, अमन के साथ रहना चाहिए। लेकिन अगर भारत शरारत करेगा, प्रोपेगेंडा करेगा, अब वो दिन गए, भारत के दिन गए। अब इंशाल्लाह आने वाला दौर पाकिस्तान और चाइना का है। तो अगर भारत इसी तरह चलता रहा, इसी तरह साजिशें करता रहा, दहशत गर्दी करता रहा इस रीजन में, तो भारत के लिए बहुत मुश्किल होगा। नाज़रीन, आप भी नीचे कमेंट्स में अपनी राय हमें लाजमी दीजिएगा कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं और क्या समझते हैं। अगली वीडियो तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।